प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम हिंदी की सुपाठ्य पुस्तक वितान के पाठ 2 जूझ का अध्ययन करेंगे। जूझ मराठी के प्रसिद्ध कथाकार डॉक्टर आनंद यादव का बहुचर्चित एवं बहुप्रशंसित आत्मकथात्मक उपन्यास है। यहाँ उसी उपन्यास का एक अंश दिया गया है। यह एक किशोर के देखे और भोगे हुए गमई जीवन के खुरदरे यथार्थ और उसके रंगारंग परिवेश की अत्यंत विश्वसनीय जीवंत गाथा है। इस आत्मकथात्मक उपन्यास में जीवन के मर्मस्पर्शी चित्रण के साथ अस्त व्यस्त अलमस्त निम्न मध्य वर्गीय ग्रामीण समाज और लड़ते जूझते किसान मजदूरों के संघर्ष की अनूठी झांकी भी प्रस्तुत की गई है। पाठ में शामिल किए गए अंश में हर स्थिति में पढ़ने की लालसा लिए धीरे धीरे साहित्य, संगीत और अन्य विषयों की ओर बढ़ते किशोरों के कदमों की आकुल आहट सुनी जा सकती है, जो निश्चय ही किशोर होते विद्यार्थियों के लिए प्रेरणादायी है। आइए जानते हैं इस पाठ के विषय में। प्रस्तुत पाठ में लेखक जब 5वीं कक्षा में पढ़ता था, तभी उसके पिता ने उसकी 5वीं कक्षा की परीक्षा दिलाए बिना ही उसे पढ़ने से रोक दिया था। लेखक को अपनी पढ़ाई बीच में ही छूट जाने का बड़ा अफसोस था। वह आगे पढ़ना चाहता था। वह चाहता था कि यदि कोई उसके पिता को समझा दे तो उसकी पढ़ाई पुनः आरंभ हो सकती है। उसका विश्वास था कि खेती व पशुओं का काम करते रहने से उसके हाथ जीवन भर कुछ नहीं लगेगा। दीपावली बीत जाने के बाद लेखक के घर गुड़ बनाने का कोल्हू चला और वे लोग इस काम से जब निपट गए तो एक दिन कंडे थाप रही माँ से लेखक ने अपने पढ़ने की इच्छा जाहिर की। माँ द्वारा यह कहने पर कि उसके पिता को उसकी पढ़ने लिखने की बात अच्छी नहीं लगती, उसने अपनी माँ को सुझाव दिया कि यदि वह गांव के प्रमुख जमींदार दत्ताजी राव सरकार से उसके पढ़ने के विषय में बात करे तो दत्ताजी राव अवश्य ही उसके पिता को इस विषय में समझा सकते हैं। माँ को अपने पुत्र का सुझाव बहुत पसंद आया, परंतु उसे लगता था कि संभवतः इन सब का भी उसके पिता पर कोई असर नहीं होगा। माँ वस्तुतः लेखक को 7वीं कक्षा तक पढ़ाना चाहती थी, इसलिए वह लेखक को साथ लेकर दत्ताजी राव के यहाँ गई और उसे सारी कथा कह सुनाई। माँ ने अपने पति की बुराई करने के साथ अपने पुत्र अर्थात लेखक की पढ़ने की प्रति लालसा की प्रशंसा की। लेखक ने दत्ताजी राव से यह भी कहा कि अब जनवरी चल रही है, यदि उसे अब भी पढ़ने का मौका मिल जाए तो वह अगले 2 महीनों में अपनी परीक्षा की तैयारी करके इसी वर्ष 5वीं कक्षा उत्तीर्ण कर सकता है और अपना एक कीमती वर्ष बचा सकता है। दत्ताजी राव को लेखक व उसकी माँ की बातें अच्छी लगीं तथा उन्होंने लेखक के पिता को समझाने की जिम्मेदारी ले ली। दत्ताजी राव ने लेखक की माँ से कहा कि वह अपने पति को उसके पास भेजे और कुछ समय बाद ही उसे किसी बहाने से लेखक भी वहां आ जाए। पिता के सामने वह उससे जो कुछ पूछे उसका उत्तर वह बिना किसी भय एवं झिझक के दे दे। लेखक माँ के साथ घर लौट आया। घंटे भर बाद जब लेखक का पिता घर आया तो माँ ने उससे कहा कि वह साग भाजी देने दत्ताजी राव के यहाँ गई थी। उन्होंने उन्हें लेखक के पिता को बुलाया है। दत्ताजी राव का बुलावा लेखक के पिता के लिए सम्मान की बात थी, अतः तुरंत जाने को उठ खड़े हुए। आधा घंटा बीत जाने के बाद माँ ने लेखक को भी दत्ताजी राव के यहाँ अपने पिता को भोजन के लिए बुला लाने के बहाने से भेज दिया। जब दत्ताजी राव सरकार के यहाँ पहुंचा तो देखा कि वे उसी की राह देख रहे थे। उन्होंने लेखक से आगे आने का कारण पूछा
और थोड़ी देर के लिए अपने पास बिठा लिया। फिर पूछा कि वह किस कक्षा में पढ़ता है। लेखक ने बताया कि वह 5वीं कक्षा में पढ़ता था, परंतु अब दादा ने अर्थात उसके पिता ने आगे पढ़ाने से मना कर दिया है, क्योंकि खेतों में पानी लगाने वाला कोई नहीं है। यह सुनकर दत्ताजी राव ने लेखक के पिता से काफी जिरह की। उन्होंने पिता से कहा कि आजकल उसका ध्यान खेती तथा परिश्रम करने में नहीं है। वह फसल में लागत नहीं लगाता है, अपनी पत्नी व बच्चे को काम में जोतकर गांव भर में खुले सांड की तरह घूमता है तथा अपनी मस्ती के लिए अपने लड़के के जीवन की बलि चढ़ा रहा है। दत्ताजी राव सरकार ने लेखक के पिता के हर तर्क कुतर्क को काट दिया और लेखक से कहा कि वह अगले दिन से प्रतिदिन पाठशाला जाए और खूब मन लगाकर पढ़े, ताकि उसका यह साल खराब न होने पाए। उन्होंने लेखक के पिता से उसकी पूरी फीस भरने और उसके साथ सही बर्ताव करने को भी कहा। दत्ताजी राव सरकार का फैसला सुनकर लेखक के पिता ने कहा कि उसे कुछ गलत आदतें जैसे कंडे बेचना, चारा बेचना, सिनेमा देखना आदि लत लग गई थी, इसलिए उसने उसकी पढ़ाई छुड़ाई थी। इस पर जब दत्ताजी राव ने लेखक से सफाई मांगी तो उसने कहा कि उसने कभी एक बार मेले में पटा कर पैसे लगा लिए थे। उसके दादाजी उसे कभी भी सिनेमा के लिए पैसे नहीं देते, इसलिए खेत पर गोबर बीन बीन कर माँ से कंडे थपवा लिए थे और उन्हें बेचकर ही कपड़े बनवाए थे तथा एक बार सिनेमा गया था। लेखक की सफाई सुनकर दत्ताजी राव ने उसे एक हल्की डांट लगाई और अगले दिन से पाठशाला जाने का आदेश दिया। बाहर निकलते निकलते लेखक ने सुना कि बच्चे की जात है, एक आध वक्त सिनेमा चला गया तो क्या हुआ, एक आध बार खेलने में लग गया तो क्या हुआ। इस बात पर उसका पढ़ना लिखना बंद करना उचित नहीं है। लेखक के पिता को मन मारकर दत्ताजी राव सरकार की बात माननी पड़ी। लेखक के पिता ने दत्ताजी राव सरकार की बात तो मान ली, परंतु लेखक से वचन लिया कि उसकी पाठशाला 11 बजे आरंभ होती है, अतः उसे पाठशाला जाने से पहले दिन निकलते ही खेतों पर आ जाना चाहिए तथा 11 बजे तक पानी लगाना चाहिए। इसी प्रकार पाठशाला की छुट्टी होने के उपरांत उसे खेत पर आकर घंटा भर ढोर चराने चाहिए और यदि किसी दिन खेत में अधिक काम हुआ तो उसे पाठशाला से गैर हाजिर रहना चाहिए। लेखक ने पिता की सारी बातें मंजूर कर ली। रोते धोते अगले दिन से लेखक की पाठशाला पुनः प्रारंभ हुई। लेखक को 11 से 5 बजे तक खेती के काम की चक्की में पीसने से छुटकारा मिल गया। उसे चक्की की अपेक्षा मास्टर की छड़ी की मार अच्छी लगती थी, उसे वह मजे से सहन कर लेता था। लेखक पुनः 5वीं कक्षा में जाकर बैठने लगा। उसके नाम के आगे 5वीं नापास की टिप्पणी दर्ज थी। उसकी कक्षा में अब उसकी गली के 2 लड़कों को छोड़कर कोई अन्य लड़का उसकी पहचान का नहीं था। कक्षा के अधिकांश लड़के उससे कम उम्र के थे। कम उम्र के लड़कों के साथ बैठकर पढ़ना उसे अच्छा नहीं लगा। वह बेंच के एक सिरे पर अनमने भाव से जाकर बैठ गया। उसे पता नहीं था कि कक्षा में अध्यापक कौन है। लेखक अपने साथ अपनी पुरानी पुस्तकें लाया था। लेखक कक्षा में बालूगढ़ी की लाल माटी के रंग में मटमैली हुई धोती और गमछा पहनकर अकेला बैठा था कि कक्षा के सबसे शरारती लड़के ने उसका गमछा छीन लिया और सिर पर लपेट लिया। फिर मास्टर की नकल करते हुए उसे उतार कर टेबल पर रखकर अपने सिर पर हाथ फेरते हुए खुश की आवाज की। इतने में मास्टर जी आ गए और वह बदमाश लड़का झट से अपनी जगह जा बैठा। लेखक का गमछा टेबल पर ही रखा रहा। मास्टर जी ने गमछा देखकर पूछा, यह किसका है? लेखक के यह कहने पर कि यह उसका है, मास्टर जी ने उसे उठाने को कहा और फिर पूछा कि यह यहाँ कैसे आया, तो लेखक ने उस लड़के का नाम लिया। इस बात पर मास्टर जी ने चौहान के लड़के को डांटा तथा वामन पंडित की कविता पढ़ाने लगे।
बीच में उस लड़के ने 2 बार लेखक की धोती खींचने की शरारत की। उस दिन लेखक की खूब खिल्ली उड़ी। उसको अपनी ही कक्षा पराई जैसे लगने लगी। उसे लगा कि वहां अपना कोई नहीं है। वह उदास हो गया। अगले दिन लेखक पुनः उमंग में भरकर पाठशाला गया। उसने अपनी माँ से जिद करके एक नई टोपी और 2 नाड़ी वाली मैलखाऊ रंग की चड्डी पहले से ही मंगवा ली थी। धीरे धीरे लड़कों से उसका परिचय बढ़ता गया। मंत्री नामक मास्टर गणित पढ़ाते थे। वे बड़े अनुशासन प्रिय थे। वे जहां ऊधम करने वाले लड़कों को सजा देते थे, वहीं पढ़ने वाले लड़कों को शाबाशी देते थे। उनकी कक्षा में सभी लड़के घर से पढ़ाई करके आते थे। कक्षा में एक लड़का वसंत पाटिल था। शरीर से दुबला पतला होने पर भी वह बड़ा होशियार था। उसके सवाल हमेशा सही निकलते थे। वह हमेशा पहली बेंच पर मास्टर जी के पास बैठता था तथा दूसरे बच्चों के सवालों की जांच करता था। लेखक भी वसंत पाटिल की तरह खूब पढ़ने लगा। उसके भी सभी सवाल सही होने लगे। धीरे धीरे मास्टर जी वसंत पाटिल के साथ साथ उसे भी एक तरफ के बच्चों के सवालों के जांच करने को कहने लगे। लेखक की और वसंत की दोस्ती जम गई। मास्टर जी लेखक को आनंदा कहकर पुकारने लगे। सौंदलगेकर नामक मास्टर जी मराठी पढ़ाते थे। उन्हें कविता पढ़ाने में महारत हासिल थी। उनका गला सुरीला था तथा उन्हें छंद की चाल और लय का पूरा ज्ञान था। वे कविता गाकर सुनाते थे, फिर बैठे बैठे अभिनय के साथ कविता का भाव ग्रहण करते थे। कई बार वे कवि यशवंत, बोरकर, तांबे, गिरीश तथा केशव कुमार आदि के साथ अपनी मुलाकात के संस्मरण सुनाते थे। वे स्वयं भी कविता करते थे। लेखक अपनी आंखों और कानों में प्राणों की सारी शक्ति लगाकर दम रोककर मास्टर जी के हाव भाव, ध्वनि, गति, चाल और रस पीता रहता था। लेखक पर अपने मराठी अध्यापक महोदय का अत्यधिक प्रभाव पड़ चुका था। वह सुबह शाम खेत पर पानी लगाते हुए या ढोर चराते हुए अकेले में खुले गले से कविताओं को मास्टर जी के ही हाव भाव, यति गति और आरोह अवरोह के साथ गाता था, अभिनय करता था। कविताओं के साथ खेलते हुए लेखक को 2 बड़ी शक्तियां प्राप्त हुई। पहले ढोर चराते हुए, पानी लगाते हुए, दूसरे काम करते हुए लेखक को अकेलापन बहुत खटकता था। किसी के साथ बोलते हुए, गपशप करते हुए, हंसी मजाक करते हुए काम करना अच्छा लगता था, परंतु अब उसे अकेलापन बहुत अच्छा लगने लगा। लेखक अब ऊंची आवाज में कविता गाने, अभिनय करने और कविता गाते हुए थुई थुई करके नाच सकता था। अनेक कविताओं में को खुद की चाल में गा सकता था। लेखक ने अनंत काणेकर की कविता चांद रात पसरीते पांढरी गाया धरणीवरी को अपनी चाल में गाकर दिखाया। लेखक से प्रभावित होकर मास्टर जी ने 6ठी 7वीं कक्षा के सभी लड़कों के सामने उस कविता को पाठशाला के एक समारोह में उसे गवा कर दिखाया। लेखक को लगा कि उसके अब कुछ नए पंख निकल आए हैं। अब लेखक को लगने लगा कि कवि भी सामान्य आदमी ही होते हैं। उसके मास्टर जी भी हाड़ मास के एक कवि ही थे। वह सोचने लगा कि वह भी कविता कर सकता है। वह अपने आसपास, अपने गांव, अपने खेत आदि के दृश्यों पर अपने मास्टर जी की ही तरह कविता लिख सकता है, और यह होने भी लगा। वह भैंस चराते चराते फसलों पर, जंगली फूलों पर तुकबंदी करने लगा और मास्टर जी को दिखाने लगा। वह लकड़ी के एक छोटे टुकड़े से भैंस की पीठ पर रेखा खींच कर लिखता अथवा पत्थर की शिला पर कंकड़ से लिखता। रविवार के दिन कोई कविता बन जाती तो सोमवार के दिन मास्टर जी को दिखाता। मास्टर जी कविता देखते, शाबाशी देते और कभी कभी तो तक कविता के शास्त्र पर एक पूरी महफिल हो जाती। मास्टर जी बताते कवि की भाषा कैसी होनी चाहिए, संस्कृत भाषा का उपयोग कविता के लिए किस तरह होता है, छंद की जाति कैसे पहचानी जाती है, उसका लय क्रम कैसे देखा जाता है,
अलंकारों में सूक्ष्म बातें कैसे होती हैं। अलंकारों का भी एक शास्त्र होता है। कवि को शुद्ध लेखन करना क्यों जरूरी है, शुद्ध लेखन के नियम क्या हैं आदि। मास्टर जी अनेक विषयों पर लेखक से सहज कर होकर बात करते, अलग अलग प्रकार के कविता संग्रह देते। धीरे धीरे लेखक सौंदलगेकर मास्टर जी के बहुत नजदीक पहुंच गया। उसकी मराठी भाषा सुधर गई। लिखते समय सचेत रहने लगा। अलंकार, छंद, लय आदि की सूक्ष्मता को देखने लगा। अब लेखक पर शब्दों का नशा चढ़ने लगा। उसे ऐसा लगने लगा कि उसके मन में अब कोई मधुर बाजा बजता रहता है।